अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है और मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारे चैनल को बाकायदगी से देख रहे होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको इसी तरह हमारी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है जानदारों में हयाती अफ़आल, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जमात नहुम के लिए स्टैंडर्ड 9th के लिए मजमून है साइंस। और मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, ये जो सबक है जानदारों में हयाती अफ़आल, ये बहुत अहम सबक है। आपकी किताब का सबक नंबर 15 है ये। और इसमें जो अफ़आल इंसानों में होते हैं उनके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि स्कूल बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। आपको पता है हज़मी निज़ाम और तनफ़ुसी निज़ाम के अफ़ाल किस तरह अंजाम पाते हैं? ये आपने पढ़े हो लास्ट आपके स्टैंडर्ड में, और इससे पहले के चैप्टर्स में आप ये पढ़ चुके हैं कि हमारे जिस्म में खाना खाने के लिए एक निज़ाम है जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम या हज़मी निज़ाम कहते हैं, और जो हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, अमल तनफ़ुस का जो अमल करते हैं जिसे हम कहते हैं तनफ़ुसी निज़ाम। तो ये सवाल बतौर इयादा पूछा गया है कि आपको पता है कि हज़मी निज़ाम के अफ़ाल किस तरह अंजाम पाते हैं, कैसे हम सांस लेते हैं, सांस लेने का अमल कैसे होता है, इसमें कौन कौन से अज़ा हिस्सा लेते हैं, और खाना खाने का जो अमल है फिर वो हज़म होने का अमल किस तरह से होता है, इसमें कौन कौन से अज़ा हिस्सा लेते हैं। ज़रा सोचिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए। तो आपने ये पढ़े हैं कि हज़म शुदा ग़िज़ा या फेफड़ों के ज़रिए जिस्म में दाखिल होने वाली ऑक्सीजन जिस्म के हर एक खुलिये तक किस तरह पहुंचाई जाती है। ये आप पढ़ चुके हैं, है ना, कि हम जब सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और ये ऑक्सीजन फिर सांस की नली से हमारे फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों में हवा की थैलियाँ मौजूद होती हैं, ठीक है, जहाँ पर ये हवा से ऑक्सीजन जज्ब कर ली जाती है और फिर ये यहाँ से खून के ज़रिए जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुँचाई जाती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है इस अमल के दौरान वो जिस्म से बाहर खारिज कर दी जाती है। बिल्कुल वैसे ही जब हम कोई ग़िज़ा खाते हैं तो ग़िज़ा खाने के दौरान जो अहम ग़िज़ाई मादे हैं, वो अहम ग़िज़ाई मादे जब हमारी ग़िज़ा स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी छोटी आंत में पहुंचती हैं तो वहाँ पर अहम ग़िज़ाई मादे जो है वो खून में शामिल हो जाते हैं, और जो बेकार मादे हैं वो बड़ी आंत में या लार्ज इंटेस्टाइन में धकेल दिए जाते हैं और वहाँ से फिर वो जिस्म के बाहर खारिज कर दिए जाते हैं। इसी तरह कुएं या बंद का पानी बड़ी नहर के जरिए किसानों तक पहुंचाने का काम करता है। इंसान के जरिए खाई हुई ग़िज़ा हज़मी निज़ाम के जरिए तवानाई में तब्दील होती है। इसी तरह ये तवानाई और ऑक्सीजन खून के जरिए जिस्म के तमाम खुलियात तक पहुंचती है। देखिए, हम ग़िज़ा क्यों खाते हैं हम खाना हम इसलिए खाते हैं ताकि हमें इसके ज़रिए तवानाई मिले और हमें काम करने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है। एक छोटा सा ग्लास भी आपको उठाना है और उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखना है तो उसके लिए भी आपके हाथों को तवानाई की ज़रूरत होती है। अगर आपके हाथों में ताकत नहीं होगी, तवानाई नहीं होगी, तो वो आप छोटा सा फेल भी अंजाम नहीं दे सकते। तो ये जो तवानाई हमें मिलती है ये हमें ग़िज़ा के ज़रिए मिलती है, और ये तवानाई ऑक्सीजन और खून
یہ توانائی اور آکسیجن جو ہے خون کے ذریعے جسم کے تمام خلیات تک پہنچائی جاتی ہے. اب حیاتی افعال، یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہو کہ جانداروں میں کون کون سے حیاتی افعال انجام پاتے ہیں. لائف پروسیس جو ہے اس کو کہا جاتا ہے. اور ٹرانسپورٹیشن یعنی دوران خون کا عمل، ریسپیریشن ابھی ہم نے دیکھے تنفسی نظام، ایکسکریشن یعنی اخراجی نظام بیکار مادوں کو جسم سے باہر کرنے والا نظام، ریپروڈکشن یعنی ہر جاندار اپنے جیسا دوسرا جاندار پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تولیدی نظام، میٹابولزم یعنی ابھی ہم نے دیکھے ہضمی نظام، اور نیوٹریشن. یہ تمام جو ہے لائف پروسیس حیاتی افعال تمام جانداروں میں، صرف انسانوں میں ہی نہیں، حیوانوں میں نہیں، بلکہ تمام جاندار، چرند پرند، کیڑے مکوڑے اور ریپٹائلز جو ہیں، یہاں تک کہ نباتات میں بھی یہ تمام حیاتی افعال انجام پاتے ہیں. اسی کے بارے میں آج ہم اس سبق میں معلومات حاصل کریں گے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ترسیل یا ٹرانسپورٹیشن کا عمل کس طرح سے ہوتا ہے. ترسیل کے عمل کے ذریعے ایک مقام سے دوسرے مقام تک جانے والا یا جذب کیا گیا مادہ دوسرے حصے تک پہنچایا جاتا ہے. دیکھیے ہمیں جب ایک مقام سے دوسرے مقام تک جانا ہو، یعنی آپ کو اپنے گھر سے اپنے اسکول تک جانا ہو، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ گاڑی کا استعمال کرتے ہیں، یا آپ سائیکل پر جاتے ہیں، یا آپ ٹرین سے جاتے ہیں، آپ بس سے جاتے ہیں، آپ کار یا رکشے کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ ہم ٹرانسپورٹیشن سسٹمز کا استعمال کرتے ہیں نا، آمد و رفت کے نظام کا استعمال کرتے ہیں. اور اس آمد و رفت کے نظام کا استعمال کر کے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں. بالکل ویسے ہی ہمارے جسم میں بھی ٹرانسپورٹیشن سسٹم موجود ہے، جس کے ذریعے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں. ہم نہیں، مطلب یہ جو جذب کیے ہوئے مادے ہیں، غذائی مادے ہیں جذب کیے ہوئے، یہ ایک جگہ سے جو ہے دوسری جگہ پہنچائے جاتے ہیں. تو اس کو ہی ٹرانسپورٹیشن یا ترسیل کہتے ہیں. دیکھیے جب ہم کوئی کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد وہ چیز جو ہے ڈائجسٹ ہو جاتی ہے. ڈائجسٹ کے بعد جو ہے وہ ایبزارب ہو جاتی ہے، ایبزارپشن کا عمل ہوتا ہے، یہاں پر خون میں ایبزارب ہو گئی، پھر وہ ٹرانسپورٹ ہوتی ہے پورے جسم میں. خون کے ذریعے وہ جسم کے تمام حصوں تک پہنچائی جاتی ہے اور اس کو ہی ٹرانسپورٹیشن کہتے ہیں. اب نباتات میں ترسیل کا عمل کس طرح سے ہوتا ہے. ٹرانسپورٹیشن ان پلانٹس. نباتات میں بھی ترسیل کا عمل ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے تمام جانداروں کو زندہ رہنے کے لیے ہوا کی آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن نباتات کو زندہ رہنے کے لیے ہوا کی کاربن ڈائی آکسائڈ کی ضرورت ہوتی ہے. اور نباتات میں بھی تنفس کا عمل انجام پاتا ہے. نباتات بھی جو ہے سانس لیتے ہیں. نباتات شعاعی ترکیب کے عمل کے ذریعے، فوٹوسنتھسس کے عمل کے ذریعے اپنی غذا از خود تیار کرتے ہیں. اکثر حیوانات حرکت کرتے ہیں، لیکن نباتات جو ہوتے ہیں وہ ساکن رہتے ہیں. ان کے جسم میں مردہ خلیات کی کثرت ہوتی ہے، یعنی بہت سارے مردہ خلیات، ڈیڈ سیلز جو ہے ان کے جسم میں پائے جاتے ہیں. حیوانات کی بنسبت نباتات کو جو ہے کم توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ حرکت نہیں کرتے اس لیے ان کو توانائی کم لگتی ہے. نباتات کو نائٹروجن، فاسفورس، میگنیشیم، مینگنیز، سوڈیم جیسے غیر کاربنی مادوں کی ضرورت ہوتی ہے. زمین ان مادوں کا سب سے قریبی اور بہت بڑا ذریعہ ہے. نباتات کی جڑیں جو ہوتی ہیں وہ زمین سے یہ مادے جذب کرتی ہیں، اور پھر زمین سے یہ مادے جذب کرنے کے بعد ان کی ترسیل کرتی ہے. مخصوص قسم کی نسیجیں جو ہے یہ افعال انجام دیتی ہیں، یعنی مخصوص قسم کی نسیجیں ہوتی ہیں نباتات میں جو جڑوں سے جو ہے اہم غذائی مادوں کو جذب کرتی ہے، ان کو وہاں سے تنے میں، تنے سے شاخوں میں، شاخوں سے تمام برانچز میں پہنچا کر پھر پتوں تک پہنچاتی ہیں. آبی نالیاں جو ہے پانی بہا کر لے جاتی ہیں، اور عروقی نسیجیں جو ہوتی ہیں وہ غذا کی ترسیل کرتی ہیں. نباتات کے تمام حصے ترسیلی نسیجوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. دیکھیے
तरसील किस तरह से होती है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। देखिए हमें जिस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गाड़ी की ज़रूरत होती है, हम गाड़ी का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं ना, तो अब इनमें कैसे होगा ट्रांसपोर्टेशन, नबातात में किस तरह से होगा, तो इनमें होते हैं फाइलम और जाइलम्स। फाइलम्स जो होते हैं वो ग्लूकोज एक्सेट्रा को फ्रेश फ्रॉम द लीव्स यानी पत्तों से दीगर हिस्सों तक पहुंचाते हैं। पत्तों से दीगर हिस्सों तक पहुंचाने वाली नसीजें फाइलम कहलाती हैं यानी उरुकी नालियाँ। और जाइलम जो होता है ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स को जड़ों से दीगर हिस्सों तक पहुंचाती हैं, तो इसको जो है जाइलम कहा जाता है। और यहाँ पर साइड में आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है जिसमें आपको बताया गया है कि किस तरह से ये उरुकी नालियाँ और जो आबी नालियाँ होती हैं ये किस तरह से जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, इसको एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाती हैं। ये दरमियान में आपको ऐसे गोल गोल डिस्क जैसा जो हिस्सा नज़र आ रहा है ना, ये खुलियात के दरमियान में क्या होते हैं, दरमियान में एंड वॉल्स होते हैं। जो एक एक खुलिये के दरमियान में एंड वॉल्स होते हैं, अभी आगे हम देखेंगे एंड वॉल्स के बारे में, तो ये होते हैं। और ये एंड वॉल्स जो होते हैं ये सिर्फ फाइलम में पाए जाते हैं, जाइलम में ये नहीं पाए जाते। आबी नालियाँ और उरुकी नालियाँ जो है किस नबाती नसीज की बनी हुई होती हैं, ज़रा बताइए, आपको पता है। आबी नालियाँ, सबसे पहले तो आबी नालियाँ कौन सी हैं, जो नीचे से जड़ों में से पानी को जो है ऊपर दरख्तों की तमाम शाखों और पत्तों तक लेकर जाती हैं, वो आबी नालियाँ हैं जिसको हम जाइलम कहते हैं। और उरुकी नालियाँ कौन सी हैं, जो क्या करती हैं, तस्वीर में आप देख सकते हो, जिसको फाइलम कहा जाता है। ये उरुकी नालियाँ जो है जो पत्तों से ग़िज़ा और पानी जो है उसे पूरे दरख्त के तमाम हिस्सों तक पहुंचाती है। देखिए जाइलम की यहाँ पर कुछ खुसूसियत बताई गई है कि इसमें से क्या जाते हैं, वाटर एंड मिनरल्स जाते हैं नीचे से ऊपर यानी जड़ों से दरख्त के तमाम हिस्सों की तरफ। और ये वन वे फ्लो होता है, ओनली टू वे फ्लो नहीं होता, सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ ही फ्लो होता है। नो एंड वॉल्स बिटवीन सेल्स, और जो सेल्स होते हैं उनके दरमियान में एंड वॉल्स नहीं होते। और थिक वॉल्स स्टिफ्ड विद लिग्निन, और जो सेल्स होते हैं उनकी दीवारें जो होती हैं उसमें थिक वॉल्स यानी मोटी दीवारें जो हैं, खुलवी दीवार जो है उसकी काफ़ी मोटी होती है। अब देखिए फाइलम, वाटर एंड फूड, ये टू वे फ्लो होता है कि पानी और जो ग़िज़ा है वो क्या होती है, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है इससे फाइलम यानी उरुकी नालियों के ज़रिए। और ये टू वे फ्लो होता है यानी कि ऊपर भी जा रहा है फ्लो, और नीचे से ऊपर भी और ऊपर से नीचे भी होता है। और इसमें सेल्स हैव एंड वॉल्स विथ परफोरेशंस, इसमें बीच में जो है सेल्स में एंड वॉल्स होते हैं, हर सेल्स के दरमियान में एंड वॉल्स होते हैं। और ये जो होते हैं जाइलम और फाइलम, ये किससे बने हुए होते हैं, ये बने हुए होते हैं वेस्क्यूलर टिश्यूज से। यहाँ पर आप देख सकते हो वेस्क्यूलर टिश्यूज दिया है, वेस्क्यूलर टिश्यूज इज मेड अप ऑफ टू स्पेशलाइज कंडक्टिंग टिश्यूज, जाइलम एंड फाइलम। तो कौन सी नसीज की बनी हुई होती हैं ये, उरुकी और आबी नालियाँ वेस्क्यूलर बंडल से बनी हुई होती हैं, ये वेस्क्यूलर टिश्यूज से बनी हुई होती हैं। अब देखते हैं नबातात में पानी की तरसील यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। देखिए नबातात पानी की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे बैकी दबाव यानी रूट प्रेशर के बारे में। गुले मेहंदी या गुले शब्बो जैसा छोटा सा पौधा लेना है और उसकी जड़ के साथ उसको लेना है, और उसकी जड़ को अच्छी तरह से धोएंगे। फिर उसके बाद उसे सेफ्रनिन या एओसिन जैसे रंगीन महलूल मिलाए हुए पानी में शक्ल में बताए हुए तरीके के मुताबिक रखेंगे। देखिए ये एक पौधा लेंगे हम, गुले मेहंदी या गुले शब्बो जो है उसका नाम है, और यानी छोटा पौधा लेना है और उसकी जड़ों को धोना है और उसको एक बीकर में रखना है। बीकर में एओसिन का महलूल लेना है जो कि रंगीन महलूल है जिसका रंग जो है सुर्खी मायल होता है। और फिर उसके बाद उसको एक स्टैंड में लगाकर वहाँ पर रखना है। 2 से 3 घंटों के बाद पौधे के तने और पत्तों की रगों का जो है हम मुशाहिदा करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि जो तने हैं उसका रंग भी सुर्खी मायल हो चुका है, और पत्तों में जो रगें हैं वो भी सुर्खी मायल रंग की रगें हो चुकी हैं, और धीरे धीरे ये सुर्ख रंग जो है पूरे पत्ते पर फैलता जा रहा है। तो आपको पता है ऐसा क्यों हुआ, सोचिए ऐसा क्यों हुआ। ऐसा
ये हुआ कि जो नीचे से रगों में, जड़ों में जो पानी था वो ऊपर की जानिब पहुंचा है ना। अब पानी जो है वो लाल रंग का था, इसलिए धीरे धीरे तना और पत्ते भी लाल रंग के होने शुरू हो गए। इसका मतलब है पानी कहाँ से चढ़ता है, रगों में नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ता है। जड़ों के खुलियात का जमीन में मौजूद पानी और मादनियात से ताल्लुक होता है। इर्तिकाज में फ़र्क होने की वजह से पानी और मादनियात जड़ के सतही हिस्से के खुलियात में दाखिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये खुलियात बेलचक हो जाते हैं। इसलिए वो अपने से मुتصل खुलियात पर दबाव पैदा करते हैं और इसे ही बैकी दबाव या प्रेशर कहते हैं। देखिए, जड़ों के खुलियात का ज़मीन में मौजूद पानी और मादनियात से जो है बहुत गहरा ताल्लुक होता है। और क्या होता है, ये पानी और मादनियात जड़ के जो सतह के खुलियात होते हैं नीचे, उनमें दाखिल होते हैं, जिसकी वजह से वो खुलियात क्या हो जाते हैं, बेलचक हो जाते हैं, यानी स्टिफ हो जाते हैं, उनमें लचक नहीं होती। अब वो क्या करते हैं, अपने से मुتصل उनसे लग के जो खुलियात होते हैं उन पर वो दबाव पैदा करना शुरू करते हैं, और उस दबाव की वजह से ही जाहिरी बात है पानी को कहाँ जाना है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। तस्वीर में आप देख सकते हो, जाइलम में बताया गया है वाटर एंड मिनरल्स रेड कलर के तीर के निशान से कि नीचे से ऊपर इनको जाना होता है। लेकिन पानी की खुसूसियत क्या है, पानी कैसे बहता है, हमेशा आपको पता है ना। नहीं, कभी अगर फ्लोर पर हमसे पानी गिर जाता है तो आप हमेशा देखोगे कि पानी जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, पानी हमेशा ढलान की तरफ बहता है ना। यानी पानी का की फितरत है कि उसका बहाव कैसा होगा, ऊपर से नीचे की तरफ होगा, ना कि नीचे से ऊपर की तरफ होगा। लेकिन हम यहाँ जड़ों में देख रहे हैं कि पानी नीचे से जड़ों में ऊपर पत्तों तक जा रहा है। तो ये कैसे होगा, ये होता है प्रेशर की वजह से। ये जो प्रेशर बनता है उससे मुتصل खुलियात पर जब प्रेशर बनता है तो वो प्रेशर की वजह से पानी और मादनियात जड़ों की आबी नालियों तक पहुंचते हैं, और इर्तिकाज का ये जो फ़र्क है वो ख़त्म हो जाता है, और फिर वो पानी जो है बतदरीज आगे ढकेला जाता है। इस मुसलसल हरकत की वजह से पानी का एक सुतून तैयार होता है और फिर वो मुसलसल ऊपर की तरफ ढकेला जाता है। ये दबाव झाड़ियों, छोटे पौधों, नेस छोटे दरख्तों में पानी के ऊपर चढ़ने के लिए काफ़ी होता है। यानी जो इतना प्रेशर होता है, ये इतना कम प्रेशर काफ़ी होता है कि ये पानी जो है छोटे पौधों में नीचे से ऊपर की तरफ पहुंचाया जाए। तो ये जो प्रेशर होता है जिसकी वजह से पानी जो है नीचे से ऊपर जाता है, इसको ही रूट प्रेशर या बैकी दबाव कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखे कि पानी किस तरह से जाइलम में जो वन वे फ्लो, अब समझ में आपको वन वे फ्लो क्यों है, पानी जो है प्रेशर की वजह से नीचे से ऊपर जा रहा है, जबकि फाइलम में टू वे फ्लो हो रहा है, वहां पर प्रेशर की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर से जो है नीचे की तरफ जो है न्यूट्रिएंट्स आ रहे होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जड़ के जरिए इंजजाब जड़ें, और अगर हम उसका एक छोटा सा सेक्शन लेकर उसको देखें तो उसमें मिट्टी के जरियात बताए गए हैं, और पानी जो है ये कहाँ से दाखिल होता है, जड़ बाल है वहाँ से जो है, जो रूट्स होती हैं उसकी जो टिप्स होती हैं उस पर जड़ बाल होते हैं, और उनसे ये अंदर दाखिल होता है, फिर वहाँ से होते हैं कोर्टेक्स, कोर्टेक्स जो होते हैं फिर वहाँ से ये जाता है ऊपर खशबे की तरफ, और फिर ऊपर यहाँ से पानी चढ़ना शुरू होता है। उसके देखते हैं सिरियानी कशिश या ट्रांसपिरेशन पुल। इससे पहले की जमात में आपने पौधे की टहनी को प्लास्टिक की थैली बांधकर मुशाहिदा किया था, इसमें आपको क्या नजर आया था। ये एक्सपेरिमेंट हम इससे पहले पिछली जमात में भी कर चुके हैं कि एक पौधा लेना है, उस पर हम एक प्लास्टिक की थैली बांधेंगे इस तरह से, और थैली बांधने के बाद हम उसको छोड़ देंगे, पॉलीथीन, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग बांधकर हम छोड़ देंगे, और थोड़ी देर के बाद जब हम इसका मुशाहिदा करेंगे तो हम देखेंगे कि आपको उस थैली की अंदरूनी सतह पर पानी के छोटे छोटे कतरे नजर आते हैं। तो अब ये पानी के कतरे कहाँ से आए, नबातात के पत्तों पर मौजूद मसामात के जरिए पानी आबी बुखारात की शक्ल में खारिज होता है। ये देखिए नबातात के जो पौधे होते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो पौधे होते हैं इनमें मसामात होते हैं, और इनसे मसामात से ये पानी आबी बुखारात की शक्ल में खारिज होता है। ये मसामात को स्टोमाटा कहते हैं। द स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द अंडर साइड ऑफ लीव्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। आप यहाँ पर देख सकते हो बताया गया है किस तरह से स्टोमाटा होते हैं, छोटा सा दहन है उसका मुंह है, और जिससे बताया जा रहा है कि H2O जो है खारिज होते हैं। और ये जो स्टोमाटा होते हैं इसके अतराफ में
दो बैरूनी गिलाफ वाले खुलियात होते हैं, इनको हिफाजती खुलिये कहते हैं, यानी इसको गार्ड सेल्स कहते हैं। स्टोमाटा के अतराफ में आपको गार्ड सेल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। और ये जो खुलियात होते हैं ये मसामात के खुलने और बंद होने पर काबू रखते हैं, यानी जो स्टोमाटा का मुंह है वो खुलता और बंद होता है, और इस पर काबू कौन रखता है? गार्ड सेल्स इस पर काबू रखते हैं। इन मसामात के जरिए जो है सिरियान का अमल होता है। पत्तों के सिरियान के अमल के जरिए फिजा में पानी खारिज किया जाता है। अब ये जो पानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था, यहाँ से पत्तों से कुछ पानी जो है खारिज किया जाता है, यानी पत्ते जो है हवा में क्या करते हैं? आबी बुखारात की शक्ल में पानी को खारिज करते हैं। और इसी वजह से वो जो पॉलीथीन बैग है उस पर पानी के कतरे कहाँ से आए? क्योंकि पत्तों से वो पानी खारिज हुआ, वहां से आए। और पत्तों से पानी किस तरह से खारिज होता है, समझ में आ गया आपको? कि वहां पर जो है मसामात होते हैं, मसामात की आबी पानी क्या आबी बुखारात की शक्ल में उससे खारिज होता है, जिसको स्टोमाटा कहते हैं, और उसके अतराफ में गार्ड सेल्स होते हैं। पत्तों के सियान के अमल के जरिए फिजा में पानी खारिज किया जाता है, इसलिए पत्तों के बुरादमा यानी एपिडर्मिस में पानी का तनासुब कम होता है। अब ये जो सिरियान का अमल हो रहा है इसमें क्या हो रहा है कि पानी फिजा में खारिज हो रहा है, और इसकी वजह से पत्तों के बुरादमे में पानी का तनासुब कम होगा। अब पानी के इस तनासुब को मामूल पर लाने के लिए आबी नालियों के जरिए पानी पत्तों तक लाया जाता है, यानी मुसलसल पानी बाहर खारिज भी हो रहा है और नीचे से आबी नालियों के जरिए ये पानी जो है दोबारा पत्तों तक लाया जा रहा है। सिरियान के अमल की वजह से पानी और मादनियात जज्ब करने और उसे तमाम हिस्सों को पहुंचाने में मदद होती है। अब ये जो सिरियान का अमल है इसकी वजह से क्या होता है? पानी और मादनियात जो है जज्ब होती है और तमाम हिस्सों तक उसको पहुंचाने में मदद मिलती है। बैकी दबाव का असर रात के वक्त पानी ऊपर ढकेलने का अहम काम करता है। देखिए यहाँ पर आपको तस्वीर में बताया गया है कि मादनियात और पानी कहाँ जा रहे हैं? नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और पानी जो है वहां से फिर क्या हो रहा है? पत्तों से बाहर खारिज भी हो रहा है, और शक्कर और अहम ग़िज़ाई मादे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। अब पत्तों के जरिए होने वाला सिरियान का अमल देखिए। पत्ते हैं उस पर ऊपर पतली तय होती है, दरमियान में नसीजें होती हैं। पानी जो है वो नीचे से जब आ रहा है तो ये नसीज के अतराफ में जो है हिफाजती खुलियात है, और ये जो उसका मुंह खुला हुआ होता है उसको स्टोमाटा कहते हैं। अब वहां से जो है पानी क्या होता है? बाहर खारिज होता है। और ये जो रूट प्रेशर जो हमने अभी देखे, तो रूट प्रेशर के असर की वजह से रात के वक्त ये जो पानी नीचे से ऊपर जाने का जो अमल है, ये पानी रात के वक्त जो है नीचे से ऊपर की तरफ ढकेला जाता है। इसलिए कहा जाता है कि रात में पौधों को नहीं छेड़ना चाहिए, और इसीलिए रात में पौधों को पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनमें रात में ये रूट प्रेशर वाला जो अमल है ये काम कर रहा होता है। बलूत का दरख्त पत्तों के जरिए एक साल में तकरीबन 1,15,000 लीटर पानी अमल सरियान के जरिए खारिज करता है। देखिए तस्वीर में लेफ्ट हैंड साइड पर आपको शाह बलूत का दरख्त बताया गया है। ये दरख्त बहुत बड़े और बहुत वसी व अरीज होते हैं और बहुत बड़े इलाके पर रकबे पर फैले हुए होते हैं। इसकी शाखें दूर दूर तक फैली हुई होती हैं, और ये शाह बलूत का जो दरख्त है वो एक साल में तकरीबन 1,15,000 लीटर पानी, यानी इतना सारा पानी ये जो है खारिज करता है। और जबकि ये यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड पे जो नज़र आ रहे हैं वो मकई की फसल है, कॉर्न हम जो खाते हैं ना, कॉर्न्स, तो ये वो मकई है उसकी फसल है। और ये 1 एकड़ मकई की फसल जो है दिन में तकरीबन 11,400 से 15,100 लीटर पानी खारिज करती है। समझ में आया? यानी 1 एकड़ मकई की फसल जो है इतना ज्यादा पानी जो है सिर्फ एक दिन में खारिज करती है। 11,400 से 15,100 लीटर पानी खारिज होता है। इसलिए इन फसलों को पानी की कम जरूरत होती है, कम पानी में भी ये फसलें सरवाइव कर लेती हैं। तो देखिए नबातात कितना बड़ा अहम फेल अंजाम देते हैं हमारे माहौल की दर्ज हरारत को बरकरार रखने के लिए। माहौल का आप देख रहे हो कि दिन ब दिन हमारे यहाँ पर ज़मीन का दर्ज हरारत बढ़ता जा रहा है ना, गर्मी बढ़ती जा रही है। इसकी वजह दरख्तों की कमी है। दरख्तों को जिस तेज़ी से काटा जा रहा है, तो इसके काटने की वजह से
ऑक्सीजन का तनासुब तो कम हो ही रहा है, साथ ही साथ पानी हवा में जो नमी होती है वो भी कम हो रही है। आपको पता चला कि हवा में नमी कैसे आती है? दरख्तों की मदद से, क्योंकि दरख्तों के पत्ते आबी बुखारात की शक्ल में इतना सारा पानी खारिज करते हैं जो हवा को नम रखते हैं, और जिसकी वजह से जब दरख्त जिस जगह मौजूद हो जहाँ हरियाली होती है वहाँ पर हमें गर्मी का एहसास नहीं होता, क्योंकि वहाँ की हवा खुश्क नहीं होती बल्कि उसमें पानी मौजूद होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने हैं ताकि आप अपने माहौल का तवाज़ुन बरकरार रख सके। अब नबातात में गिज़ा और दूसरे मादों का नक्लो हमल और तरसील। इसके अलावा दीगर गिज़ाई मादों की भी तरसील या ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। पत्तों में तैयार शुदा गिज़ा नबातात के हर खुलिये तक पहुंचाई जाती है। अमाइनो एसिड को छोड़कर ज़ायद गिज़ा जड़, फल, बीज वगैरह में ज़ख़ीरा की जाती है। इस अमल में मादों की जो है पार मुंतकिली यानी ट्रांसलोकेशन का अमल उरूकी नालियों के ज़रिए उफ़की इसी तरह नीचे की सिमत में होता है। अब ये मादों की पार मुंतकली का अमल जो है उरूकी नालियों के जरिए होता है। आबी नालियाँ देखे थे और एक उरूकी नालियाँ देखे थे हमने, है ना। और उरूकी नालियों के जरिए कैसा होता है? उफ़की होता है और नीचे की सिमत में यानी ऊपर से नीचे की सिमत में होता है। और ये जो मादों की मुंतकली है ये सादा तबई अमल नहीं होता, यानी ये फाइलम्स के जरिए होता है और इससे तवानाई की ज़रूरत होती है, और ये तवानाई जो है ATP से हासिल होती है। Transport of food and other substances besides the products of photosynthesis, the phylum transports amino acids and other substances. Food goes up, food goes down. और अमाइनो एसिड को छोड़कर ये तमाम जो है ज़ायद ग़िज़ाई अज्जा कहाँ ज़ख़ीरा हो जाते हैं? जड़ में, फल में और बीज में। और इस दौरान आप यहाँ पर देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड वाली फोटो में फाइलम और बताया गया है सोर्स सेल यानी लीफ, और इनके दौरान क्या हो रहा है? इनके दरमियान में आप देख सकते हो पानी जा रहा है, सुक्रोज यानी ग्लूकोज जो है वो वहां जा रही है, और ATP तवानाई हासिल होती है, क्योंकि तवानाई की ज़रूरत होती है तो ये ATP तवानाई इस दौरान हासिल होती है। जिस वक्त सुक्रोज जैसे ग़िज़ाई महलूल की उरूकी नालियों के ज़रिए ATP की मदद से तरसील की जाती है, उस वक्त इस हिस्से के पानी का इर्तिकाज़ कम होता है, इसलिए अमल नफूस के ज़रिए पानी खुलियात के अंदर दाखिल हो जाता है। अब क्या होता है? जिस वक्त सुक्रोज जैसे ग़िज़ाई महलूल की उरूकी नालियों के ज़रिए ATP की मदद से तरसील होते हैं, जो हम अभी नीचे देखे हैं ना हमने कि यहाँ पर ATP की मदद से क्या हो रही है? उरूकी नालियों के ज़रिए तरसील हो रही है सुक्रोज की। तो उस वक्त उस हिस्से का पानी का इर्तिकाज़ कम होता है और अमल नफूस के ज़रिए यानी वो जज़्ब कर लिया जाता है। कहाँ? खुलियात के अंदर पानी जज़्ब कर लिया जाता है। तो इससे क्या होगा? खुलिये के अज्जा में इजाफा हो जाएगा। ज़ाहिरी बात है खुलियात में पानी आ गया, उसके अज्जा में इजाफा हो गया, जिसकी वजह से खुलिये की जो खुलवी दीवार है सेल वॉल पर जो है दबाव बढ़ेगा। ज़ाहिरी बात है पानी भरते जा रहा है, अंदर भरता जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर कहाँ आज बढ़ जाएगा? खुलवी दीवार पर प्रेशर बढ़ जाएगा, और फिर उस प्रेशर के ज़रिए ग़िज़ाई मादे मुतसिल कम दबाव के खुलियात में पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर जब प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया तो प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा? फ्लो किस तरफ होगा? जिस तरफ कम प्रेशर है ना, तो उस तरफ जो है ग़िज़ाई मादे कहाँ चले जाते हैं? जहाँ कम दबाव के खुलियात में जो है वो खींचे चले जाते हैं, और ये अमल नबातात की ज़रूरत के मुताबिक माए की तरसील में उरूकी नालियों की मदद करता है। ये पूरा अमल जो है माए की तरसील में यानी माए को पहुँचाने में एक जगह से दूसरी जगह में फाइलम की मदद करता है। और इस तरह जो अमल नफूज होता है जिसकी वजह से खुलवी दीवार पर प्रेशर बढ़ता है, और ये प्रेशर की वजह से तमाम हिस्से जितने भी तमाम हिस्से हैं नबातात के वहाँ तक ग़िज़ाई मादे पहुँच जाते हैं। और जब फूल आने का मौसम होता है तो फूल आने के मौसम में जड़ या तने में ज़ख़ीरा की गई शक्कर कलियों को फूल में तब्दील करने के लिए कलियों में भेजी जाती है। हमने देखे ना कि जो एक्स्ट्रा मादे होते हैं जो वो कहाँ पर ज़ख़ीरा किए जाते हैं? अमाइनो एसिड को छोड़कर बाकी तमाम जो एक्स्ट्रा मादे होते हैं वो जड़ में और तने में ज़ख़ीरा किए जाते हैं। तो ये जड़ और तने में ज़ख़ीरा किए हुए एक्स्ट्रा मादे जब कलियों को फूल में तब्दील करना होता है और फिर फूल बाद में किस में तब्दील होता है? फल में तब्दील होता है, उस दौरान उसे शक्कर की ज़रूरत होती है, ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर ये मादे फिर भेज दिए जाते हैं।
اور اس کے بعد ہے اگلا عمل، وہ ہے ایکسکریشن یعنی اخراج کا عمل۔ ہمیں پتا ہے کہ تمام جانداروں میں، خاص کر انسانوں کی اگر ہم بات کریں، تو ہمیں طاقت کے لیے، توانائی کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم غذا کھاتے ہیں اور غذا کھانے کے بعد کیا ہوتا ہے، اہم غذائی مادے جسم میں جذب کر لیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو بیکار مادے ہوتے ہیں وہ بڑی آنت میں چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ بڑی آنت میں یہ بیکار مادے چھوڑے جانے کے بعد میں وہاں سے پانی جو ہے جذب کر لیا جاتا ہے، اور پانی جذب کرنے کے بعد میں جو بیکار مادے بچتے ہیں وہ مقد کے ذریعے فضلات کی صورت میں جسم سے باہر خارج کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہ عمل انسانوں کے علاوہ تمام جتنے بھی جاندار ہیں، حیوانات ہیں، چرند پرند ہیں، پانی میں رہنے والے جاندار ہیں، ہوا میں اڑنے والے جاندار ہیں، ریپٹائلز رینگنے والے جاندار ہیں، ان تمام میں یہ اخراج کا عمل ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ اخراج کا عمل نباتات میں بھی ہوتا ہے۔ نباتات کو جس طرح انسانوں کی طرح نباتات بھی سانس لیتے ہیں، انہیں بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں بھی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی ان کے جسم میں بھی کچھ بیکار مادے جمع ہوتے ہیں جن کا وہ اخراج کرتے ہیں۔ تو یہ اخراج کا عمل کس طرح سے ہوتا ہے یہ انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، کیونکہ وقت ہمارا یہاں پر ختم ہو رہا ہے۔ تو آپ لوگ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ اخراج کا عمل کس طرح سے ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمارا اگلا ویڈیو ضرور دیکھیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ امید ہے جو کچھ آج آپ کو بتایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو پلیز ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، ہمارا چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ سبسکرائب کرنے کے بعد سائیڈ میں وہاں پر آپ کو بیل آئیکن نظر آئے گا، اس بیل آئیکن پہ آپ کو کلک کرنا ہے تاکہ آگے آنے والے تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے، کیونکہ یہ اس چیپٹر کا پارٹ 1 ہے، اس کے بعد اس کا پارٹ 2 پارٹ 3 بھی آئے گا، تو اگر آپ کو وہ چاہیے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اب آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ تو بچوں، مجھے امید ہے جو کچھ آج آپ کو پڑھایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے، آپ اسے دوبارہ سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں، اور اپنے ساتھ جو ہے اپنی ٹیکسٹ بک ضرور رکھیے تاکہ آپ کو جو ہے تمام پوائنٹس اچھی طرح سے سمجھ میں آئے۔ تو اب آپ لوگوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔